हेलो स्टूडेंट्स, खाद्य उत्पादन के लिए जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं उसके चैप्टर से रिलेटेड जो आज महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है पादप प्रजनन की विधियां। पादप प्रजनन की विधियां अर्थात मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। बच्चों, पादप प्रजनन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? आप जानते हैं कि अगर हमें जो है खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी करनी है तो हमें पादपों की फसलों की नई नई किस्मों को डेवलप करना पड़ेगा। नई नई वैरायटीज़ हमें डेवलप करनी पड़ेंगी जो कि कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें, अन्न का उत्पादन कर सकें, दालों का उत्पादन कर सकें, सब्जियों का उत्पादन कर सकें और कई प्रकार के पौष्टिक आहारों का उत्पादन कर सकें। तो इसकी दृष्टि से हमें प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन करना पड़ता है। अब पादप प्रजनन यानी जो पौधों की नई वैरायटीज़ हमें डेवलप करनी है उसके लिए क्या क्या विधियां होती हैं, चलिए उस पर हम गौर डालते हैं। पहली विधि जो है उसे हम कहते हैं चयन या वरण, सेलेक्शन। चयन या वरण अर्थात सेलेक्शन करना अच्छी वैरायटी डेवलप करने के लिए। तो यह सबसे प्राचीन विधि है जिसमें उपलब्ध जर्म प्लाज्म में से उत्तम लक्षणों वाले पौधों को चुन लिया जाता है। तो मानव के द्वारा आदिकाल से ही जब से उसने जो है कृषि कार्य प्रारंभ किया है, सबसे पहले उसने जो है चयन की विधि से ही पादप प्रजनन को अपनाया है। चयन की विधि सबसे प्राचीन विधि है। इसमें जो है अच्छे अच्छे पौधों का चुनाव कर लिया जाता है और फिर उनके प्रजनन पे ध्यान दिया जाता है, उनकी बढ़ोतरी की जाती है, उनको प्रोत्साहन किया जाता है और इस तरह से हम नई वैरायटी को डेवलप कर पाते हैं। तो ये सबसे प्राचीन विधि है और इसका अभी भी प्रयोग किया जाता है। अगर हम देखें कि चयन कितने प्रकार का होता है, यानी सिलेक्शन हम जो है पौधों का कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो वैज्ञानिक रूप से अगर हम जो है चयन करना चाहेंगे तो दो विधि से हम जो है इसका चयन कर सकते हैं। पहली विधि कहलाती है एकल पादपी चयन, सिंगल प्लांट प्योर लाइन सिलेक्शन। अगर हम जो है एक एक करके एकल विधि से अगर पौधों को चुनते हैं तो उस विधि को हम कहते हैं एकल पादपी चयन। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि विषम जातीय पौधों में से वांछित लक्षण वाले पौधे चुनकर उनके बीच अलग अलग पंक्तियों में बोने के बाद उनसे प्राप्त संतति के वांछित लक्षण युक्त पौधों का चयन कर कई पीढ़ी तक यह क्रम दोहराकर सर्वश्रेष्ठ पौधे छांटे जाते हैं। तो ये मैंने एक सेंटेंस बनाया है लंबा। अगर हम इसको जो है समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो है विषम जातीय पौधे देखे। हमारे पास जो है हेट्रोजिनस मास है पौधों का, जिसमें अलग अलग लक्षणों वाले पौधे हैं और उसको हम देखते हैं। उसमें से हम कौन से पौधे छांटेंगे जिसमें वांछित लक्षण हो, यानी जो लक्षण हमें चाहिए उन लक्षणों वाले पौधों को हम उन विषम जातीय पौधों के समूह से चुन लेंगे। अब उनको चुन के अब उनके जो बीज होते हैं, उनके बीज जो है हम बोएंगे अलग अलग पंक्तियों में। उनके बीज हम निकालेंगे, जो हमने वांछनीय लक्षणों वाले पौधे बोए हैं उनके बीज हम निकालेंगे और उनके बीजों को जो है अलग अलग पंक्तियों में हम बोएंगे और उसके बाद जो उनसे संतति प्राप्त होगी उन बीजों के बोने के बाद, उस संतति में जो वांछित लक्षण युक्त जो पौधे होंगे उनको हम जो है चयनित करेंगे, उनका सिलेक्शन करेंगे और कई पीढ़ी तक यह क्रम दोहराते रहेंगे और फिर लास्ट में हमें जो सर्वश्रेष्ठ ट्रेट वाले या बेस्ट ट्रेट वाले या सर्वश्रेष्ठ जो पौधे हैं वो हमें मिल जाएंगे छांट कर। तो यहाँ पे छांटा जाता है, चयन किया जाता है। यहाँ पे हम जो है अलग अलग पंक्तियों में उन्हें बोते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं सिंगल प्लांट प्योर लाइन सिलेक्शन या एकल पादपी चयन। इसके बाद चलते हैं इसके दूसरे विधि पे सिलेक्शन की। दूसरी विधि इसकी कहलाती है सपुंज चयन यानी मास सिलेक्शन। सपुंज यानी एक ढेर के साथ, एक जो है ढेर के रूप में अगर हम जो है पौधों का चयन करें तो उसको हम कहते हैं सपुंज चयन, मास सिलेक्शन। इसमें हम क्या करेंगे कि वांछनीय लक्षण वाले जो पौधे हैं उनको चुनकर उनके बीज एक स्थान में बोकर, एक साथ बोकर वांछनीय लक्षण युक्त संतति से यह क्रम दोहराकर सर्वश्रेष्ठ पौधे छांटेंगे। तो यहाँ पर जो एकल पादपी चयन से यहाँ पर सपुंज चयन में ये अंतर है कि यहाँ पर जो हमने वांछनीय लक्षण वाले जो पौधे चुने हैं उनके बीजों को हम जो है एक साथ बोएंगे, अलग अलग नहीं बोएंगे, इसलिए इसको सपुंज हम चयन कहते हैं या मास सिलेक्शन कहते हैं। और फिर उसमें से जो वांछनीय लक्षण वाले हमें पौधे जो हैं अगली संतति में प्राप्त होंगे उनको हम चुनेंगे। फिर हम जो है वही स्टेप जो है रिवाइज करेंगे और रिवाइज करते करते हम जो है कई पीढ़ियों तक यह विधि अपनाते रहेंगे और लास्ट में हमें जो है सर्वश्रेष्ठ पौधे मिल जाएंगे। तो ये तो थे बच्चों चयन की विधि। इस चयन की विधि में सिंपली हम जो है अच्छे लक्षणों वाले पौधों को चयन कर उनका जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है
चयन करते रहते हैं और लास्ट में हमें बेस्ट ट्रेट वाला जो पौधा है, सबसे अच्छे वांछनीय लक्षणों वाला जो पौधा है, सर्वश्रेष्ठ लक्षणों वाला जो पौधा है, वो हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरी विधि जो प्लांट ब्रीडिंग की है वो है पूर्व स्थापन। पूर्व स्थापन इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन माने कोई ऐसी वैरायटी जो कि किसी क्षेत्र विशेष में पहले नहीं होती है प्राकृतिक रूप से, उस वैरायटी को या उस पौधे को, उस प्रजाति को उस क्षेत्र में ले आना जहाँ वो पहले नहीं होती थी। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि विशिष्ट लक्षण युक्त किसी पौधे को उसके प्राकृतिक स्थान से किसी दूसरे स्थान में कृषि हेतु प्रयोग करना। तो हम जो है अगर देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई फसल जो है उतनी अच्छी नहीं है, उसकी वैरायटी, उसके बीज उतने अच्छे नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बीज किसी अन्य स्थान से ला सकते हैं। अन्य स्थान से जहाँ पर कोई अच्छे उन्नत लक्षणों वाला जो बीज है उसको किसी अन्य भौगोलिक क्षेत्र से, किसी अन्य देश से हम जो है उसे यहाँ ला सकते हैं और यहाँ उसे बोएंगे और यहाँ बोकर अगर हमें जो है पादप प्रजनन उसका करेंगे तो उसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन या पूर्व स्थापन। तो ये तो बहुत सामान्य सा एक तरीका है जिसका प्रयोग बहुधा नहीं किया जाता है। इसके बाद जो तीसरी विधि है उसको हम कहते हैं संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों, संकरण एक ऐसा टर्म है जो कि जंतुओं में भी समान रूप से एप्लीकेबल है और पौधों में भी समान रूप से एप्लीकेबल है। और अगर हम देखें कि कौन सी विधि जो है पादप प्रजनन की सबसे अच्छी है, तो मैं कहूँगा ये तीसरे नंबर का जो संकरण है, ये विधि जो है बहुत अधिक सफल सिद्ध हुई है पौधों की उन्नत किस्मों को डेवलप करने में। तो संकरण, आप जानते हैं संकरण क्या होता है कि दो भिन्न लक्षणों वाले पौधों के मध्य जब हम प्रजनन कराते हैं उसे हम संकरण कहते हैं। इसी तरह आपने जो है जंतु प्रजनन में भी ये देखा था कि वहाँ भी हमने संकरण कराया था। तो दो, इसमें संकरण में जो सबसे मुख्य बात ये होती है कि हम दो ऐसे पौधों को चुनते हैं जो पेरेंट्स होते हैं। वो पेरेंट्स कैसे होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम इन देयर ट्रेड्स। वो जो उनके लक्षण होते हैं वो परस्पर बहुत भिन्न होते हैं, एक दूसरे से कतई मेल नहीं खाते हैं, लेकिन उन दोनों के अंदर वांछनीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए हम उनको पेरेंट्स बनाते हैं। तो ये जो संकरण होता है, ये संकरण हम तीन तरह से कर सकते हैं। एक तो अंतराजातीय हो सकता है संकरण। अंतराजातीय यानी एक ही जाति के अंदर, जाति तो एक ही है लेकिन उस जाति के अंदर की जो अलग अलग किस्में हैं उन किस्मों के अंदर हम जो है अगर क्रॉसिंग कराएंगे, संकरण कराएंगे, तो वो कहलाएगा अंतराजातीय संकरण। दूसरा जो संकरण है उसे कहते हैं हम अंतरजातीय संकरण। अंतरजातीय यानी दो जातियों के बीच, दो जातियां हैं, उन दो जातियों के बीच में अगर हम जो है क्रॉसिंग कराएंगे, संकरण कराएंगे, तो उसे हम कहेंगे अंतरजातीय संकरण। तीसरा जो संकरण होता है जो सर्वथा दुर्लभ होता है उसे हम कहते हैं अंतरवंशीय संकरण। अंतरवंशीय संकरण हम कहते हैं कि एक वंश से दूसरे वंश के जो पौधे हैं उनके बीच में अगर हम संकरण कराएं तो उसे हम कहेंगे अंतरवंशीय संकरण। ये बहुधा दुर्लभ होता है। सबसे अधिक जो संकरण होता है वो होता है अंतराजातीय यानी एक ही जाति के अंदर में जो संकरण होता है। अब हम देखते हैं कि जो ये संकरण है, ये संकरण जो है इसके अलग अलग डिफरेंट स्टेप्स क्या होते हैं। संक्षेप में हम इसको समझेंगे और डिटेल में आप जो है मुझसे नोट्स प्राप्त करेंगे। तो पहले हम जो है इसके चरण देखते हैं कि अगर हमने संकरण किसी भी प्रजाति को डेवलप करने के लिए करना है तो हमें क्या करना होता है। सबसे पहले जो हमारी स्टेप होती है संकरण में वो होता है चयन व पृथक्करण यानी सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। हम जो है सबसे पहले जो है जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो जनक होते हैं, जनकों का चयन करेंगे, यानी किसको हमने जो है पेरेंट बनाना है, जनक हमने किसको बनाना है। एक मादा प्लांट हम बनाएंगे और एक नर प्लांट को हम जो है चूज़ करेंगे और फिर उनका आइसोलेशन करते हैं। आइसोलेशन इसलिए करते हैं कि उनका जो है मिक्सिंग किसी और प्रजाति से ना हो पाए, जिससे कि हमारा एक्सपेरिमेंट बर्बाद ना हो जाए। तो हमने उनका चयन किया और फिर उनका पृथक्करण किया। उसके बाद जो दूसरी जो इसकी चरण होता है, दूसरा चरण इसका होता है विपुंसन। विपुंसन यानी इमेस्कुलेशन। ये आपने जो है मंडल के प्रयोगों के दौरान भी पढ़ा होगा। विपुंसन या इमेस्कुलेशन का अर्थ है कि जो जनक आपने नर के रूप में बनाना है, जो जनक आपने मादा के रूप में बनाना है, उस पुष्प से आपने पुंकेसरों को हटा देना है। विपुंसन यानी पुंकेसरों को हटाना, क्योंकि पुंकेसरों को आप हटाएंगे उसके बाद ही उसमें केवल मादा स्ट्रक्चर रह जाएगा, उसमें केवल जायांग रह जाएगा और उसको आप मादा पेरेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो उसे हम कहते हैं विपुंसन। इसके बाद जो नर पेरेंट के रूप में आपने जो है नर जनक के रूप में जिसे आपने इस्तेमाल किया है जिस पौधे को, उसके आपने परागकण निकालने हैं और परागकण निकालने हैं
वो हम जो है बाद में करेंगे चौथे स्टेप में। इसके बाद हमने बैगिंग करनी है। बैगिंग क्या होता है कि जिस पौधे का आपने जो है विपुंसन किया है, जिसको आप मादा जनक के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं, उस पौधे के बाहर आप जो है थैली लगा देते हैं पॉलीथीन की। तो पॉलीथीन की थैली लगा के अच्छी तरह से बांध देते हैं। तो बैगिंग विपुंसन तो इसलिए किया जाता है कि जो है उसमें स्वपरागण न हो, और बैगिंग इसलिए की जाती है कि उसमें परपरागण न हो। इसके पश्चात जो है चौथा स्टेप होता है परागकण एकत्र करना। परागकण अब हम जो है नर पुष्प से एकत्र करेंगे, उसके परागकणों को निकालेंगे। और इसके बाद जो है पांचवी स्टेप होती है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का अर्थ यह है कि अब हम जो है उन परागकणों की डस्टिंग करेंगे मादा पुष्प में, जिसमें कि हमने बैगिंग कर रखी थी, उसका बैग हम खोलेंगे और उसके ऊपर छिड़काव करेंगे इन परागकणों का। इसके पश्चात जो है अब इसके बाद जो है टैगिंग की जाएगी। टैगिंग यानी हम जो है उसमें एक जो है चिट लगाएंगे। उस चिट में हम देखेंगे कि कितनी तारीख को हमने जो है इसका चयन किया था, कब इसका विपुंसन किया, कब इसके परागकण की क्रॉसिंग इसके अंदर की गई। तो वो सारी डिटेल्स उसके अंदर उस चिट में मेंशन होती है, उसको हम टैगिंग कहते हैं। इसके बाद जो सातवीं स्टेप है वो यह है कि श्रेष्ठ पुनर्योगजों का चयन व परीक्षण। श्रेष्ठ पुनर्योगजों का चयन व परीक्षण से क्या आशा है कि जब आपने जो है क्रॉसिंग कर दी, उसके बाद जो है निषेचन होगा। निषेचन के बाद जो उसमें बीज बनेगा, उस बीज को आप प्राप्त करेंगे और उस बीज को फिर आप जो है बोएंगे, और उस बीज को बोने के बाद फिर आप जो है देखेंगे, उसे कहेंगे हम श्रेष्ठ पुनर्योगज। यानी जो आपको जो है वहाँ पर जो बेस्ट आपको रिकॉम्बिनेंट मिला है, जो श्रेष्ठ आपको जो बीज वहाँ पे मिले हैं, उनका आप चयन करेंगे और परीक्षण करेंगे। और उनके गुणों के लिए आप जो है इनका चयन करेंगे, जो आपने गुण अपने दिमाग में रखे थे कि इन गुणों के आधार पर हमने इस वैरायटी को डेवलप करना है, उनका चयन करेंगे उन गुणों के आधार पर, और फिर उसका परीक्षण या टेस्टिंग करेंगे। इसके पश्चात जो आठवीं जो और अंतिम जो इसका चरण होगा वो होगा नए कंसड़ों का परीक्षण। यानी जो आपने कल्टीवर विकसित किए हैं, इस तरह से चयन व परीक्षण के उपरांत कल्टीवर या वैरायटी जो आपने है विकसित करी, उसका फिर हम पुनः परीक्षण करते हैं। और परीक्षण में जब वो खरा उतर जाता है, इसके बाद उसका निर्मुक्तिकरण या रिलीजिंग करते हैं। अब वैरायटी को रिलीज़ किया जाता है कि हाँ भाई ये वैरायटी पूर्णतः जो है हमारी शर्तों पर खरी उतरती है, इसमें सभी वांछनीय लक्षण उपस्थित हैं और आ चुके हैं, एक्यूमुलेट हो चुके हैं, इसलिए अब इसको जो है रिलीज़ कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं निर्मुक्तिकरण यानी रिलीज ऑफ वैरायटी। और इसके बाद उसका क्या आ जाता है व्यवसायीकरण। व्यवसायीकरण या कमर्शलाइजेशन। अब उसको मार्केट में दे दिया जाता है और उसके लिए उसको बड़ी मात्रा में उत्पादित कर दिया जाता है, उसको मल्टीपल किया जाता है और प्रोपेगेट किया जाता है, और इसके बाद फिर उसको जो है बाज़ार में किसानों के लिए उपलब्ध करा दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं व्यवसायीकरण। तो ये था बेटे संकरण के तरीके और विभिन्न चरण, और आपने देख लिया। और ये संकरण जो है ये बहुत अधिक सफल सिद्ध हुआ है पादप प्रजनन के लिए। अधिकतर जो हमारी अच्छी उन्नत किस्में या वैरायटी जो बनी हैं वो संकरण के फलस्वरूप ही वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई हैं। अक्सर ये कृषि विश्वविद्यालय या अनुसंधान केंद्र हैं, उनके अंदर ये संकरण के प्रयोग बहुत अधिक होते हैं। इसके बाद जो है जो चौथा इसका जो प्रकार है पादप प्रजनन का, चौथा प्रकार होता है उत्परिवर्तन प्रजनन या म्यूटेशन ब्रीडिंग। बच्चों आप जानते हैं उत्परिवर्तन क्या होता है। पौधों में या किसी भी जीव में होने वाले सहसा वंशानुगत परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी भी पौधे में हम जो है उत्परिवर्तन अगर अपने आप कृत्रिम विधि के द्वारा उत्परिवर्तन अगर किसी पौधे में करें, तो कभी कभी उसके अंदर ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जो उसके लिए और हमारे लिए जो है वांछनीय होते हैं या लाभदायक होते हैं। तो अगर जो है हम उत्परिवर्तन का प्रयोग पौधे में लाभदायक लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए करें, तो उस विधि को हम कहते हैं उत्परिवर्तन प्रजनन या म्यूटेशन ब्रीडिंग। आगे देखते हैं इसमें कि उत्परिवर्तकों द्वारा उत्परिवर्तन पैदा कर वांछनीय लक्षणों युक्त किस्म प्राप्त करना, उसको हम कहते हैं उत्परिवर्तन प्रजनन। तो बच्चों अगर आपने पढ़ा था उत्परिवर्तन में कि उत्परिवर्तन तो अक्सर जो है किसी भी जीव के लिए हानिकारक होते हैं और ये बहुत दुर्लभ किस्म की घटना होती है और अनिश्चित भी होती है। तो इसलिए उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा वैज्ञानिकों को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली है। हालांकि जो है एक वैरायटी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा विकसित की गई थी, जिसे हम म्यूटेशन जिसे हम जो है साबरमती सोनरा कहते हैं, वो गेहूं की एक वैरायटी है साबरमती सोनरा, वो डेवलप की गई थी म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा। तो लेकिन बहुत अधिक सफलता जो है इस उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा नहीं मिल पाई है। इसमें क्या किया जाता है कि जो फसल होती है उस फसल में जो है गामा किरणों की बौछार की जाती है कुछ समय के लिए, और उस गामा किरणों की बौछार से उस फसल में उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं, और वे उत्परिवर्तन अगर लाभदायक हों तो उन लाभदायक उत्परिवर्तन के उत्पन्न होने की स्थिति में फिर उससे जो है एक उन्नत किस्म की वैरायटी या उन्नत किस्म को डेवलप किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने देखा बच्चों कि पादप प्रजनन की ये जो विधियां हैं, इन विधियों के द्वारा हम जो है उन्नत फसलों का निर्माण कर सकते हैं, उन्नत किस्मों का
उत्पादन कर सकते हैं। तो 4 विधि आपने जो है आज पढ़ी। चयन आपने पढ़ी, पुनर्स्थापन आपने पढ़ी, संकरण आपने पढ़ा और उत्परिवर्तन प्रजनन आपने पढ़ा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर आज अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। डिटेल में आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। थैंक यू।